हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 कंप्यूटर साइंस के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टॉप 100 क्वेश्चंस का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जो टोटल का टोटल पीवाईक्यू को कवर कर रहा है, टोटल का टोटल एनसीईआरटी को कवर करेगा और एससीईआरटी को कवर करेगा। एक एक क्वेश्चंस आपको काफी सारा चीज सिखाएगा, तो वीडियो को अंत तक देखते जाओ। और इस पीपीटी को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना एक मस्ट है, जिससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी इज। जो आईओटी होता है उसका फुल फॉर्म क्या है? हमने आईओटी के थ्योरी क्लासेस में काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर तरीका से पढ़ा है, एक एक चीज पढ़ लिया जो सिलेबस में दिया है और काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि जो आईओटी है उसका फुल फॉर्म क्या है, और आईओटी का फुल फॉर्म मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्लास में चल रहा है आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो आईओटी टर्म है उसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब जितने भी डिवाइसेज हैं, जो डिजिटल डिवाइसेज हैं, उनको इंटरनेट से कनेक्ट करना, ताकि वो जो डिवाइसेज हैं वो रियल टाइम में काम कर सकें, वह स्मार्ट बन सकें। अगर कोई भी डिवाइस है उसके अंदर हम सेंसर लगाते हैं, एक्चुएटर्स लगाते हैं और उसको रिमोटली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, रिमोटली उसमें काम हो सके ऐसा फीचर देते हैं, वो सारे के सारे डिवाइसेस आईओटी के अंदर आते हैं। तो आईओटी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो नॉन लिविंग जो डिवाइसेज हैं उनमें एक जान डालने का काम करता है, उनसे काम करवाता है, उनके ऊपर एक कंट्रोल स्थापित करता है। अच्छा, तो जो आईओटी है उसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन जो आईओटी टर्म है इसको किसने दिया? इसको दिए केविन अस्टन। केविन अस्टन ने इस टर्म को दिया था। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इस टर्म को किसने दिया है, कौन इसके संस्थापक है, कौन है? केविन अस्टन। कब दिया था सर? ये दिए थे 1999 में। तो इतना चीजें कम से कम इसको याद रखना है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको याद रखना है। आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो फिजिकल डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ है, जो सेंसर्स का यूज करता है और एम्बेडेड सिस्टम का यूज करता है, जो डेटा को कलेक्ट करता है और रिमोटली कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जैसे स्मार्टफोन्स, स्मार्ट होम्स, स्मार्ट कार्स, वेरेबल डिवाइसेज, जिसको हम अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स में पहन के कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो स्मार्ट वॉच है, हम अपने हाथ में पहन के उसको कंट्रोल करते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन आईओटी डिवाइस। तो आईओटी डिवाइस कौन कौन से हैं? जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं, जो इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद कुछ वैल्यूएबल टास्क करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं आईओटी का डिवाइस। तो बोला कौन सा आईओटी का डिवाइस नहीं है? नॉट बोल रहा है, कौन नहीं है जी? स्मार्ट वॉच, ये तो स्मार्ट है तो होगा ही। स्मार्ट डॉग, स्मार्ट लॉक होगा ही। इको डॉट, इको डॉट क्या होता है? इको डॉट एक डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है जो क्लाउड पर काम करता है, ये भी हमारा स्मार्ट डिवाइसेज है, ये भी आईओटी का डिवाइसेज है। तो कौन नहीं है सर? इस केस में नॉन ऑफ दिस, मतलब सारे के सारे हमारे आईओटी के डिवाइसेज हैं। तो जो स्मार्ट वियरेबल्स हैं, स्मार्ट होम डिवाइसेज है, जो इको डॉट क्या करता है? क्लाउड बेस्ड वॉइस असिस्टेंट टेक्नोलॉजी यूज करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये भी क्या हो गया? आईओटी हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर इन आईओटी आर्किटेक्चर। आईओटी के आर्किटेक्चर में कौन इसका लेयर नहीं है? तो देखो, जो स्टैंडर्ड आईओटी का आर्किटेक्चर है वो 3 होता है, इसमें कौन नहीं है? परसेप्शन लेयर होता है, नेटवर्क लेयर होता है, स्टैंडर्ड वाले में बिजनेस लेयर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? बिजनेस लेयर इस केस में आंसर हो जाएगा। एक होता है परसेप्शन लेयर, फिर नेटवर्क लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। परसेप्शन लेयर क्या करता है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परसेप्शन लेयर का फंक्शन क्या है। क्या है? जो सेंसर्स और डिवाइसेस डेटा को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, वो परसेप्शन लेयर के ऊपर होता है। सेंसर मतलब जो चीजों को डिटेक्ट करता है, राइट। नेटवर्क लेयर जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है। एप्लीकेशन लेयर जो प्रोवाइड सर्विसेज टू यूजर बेस्ड ऑन आईओटी डेटा। एप्लीकेशन लेयर जो यूजर का एक एंड यूजर जहां से इंटरेक्ट होता है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो आईओटी के 3 लेयर हो गए इंपॉर्टेंट, परसेप्शन लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर। कौन नहीं है इसमें? बिजनेस लेयर इसमें नहीं है। नेक्स्ट, विच वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी
इज कॉमनली यूज्ड इन IoT डिवाइसेस फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। बोल रहा है कि कौन सा वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो IoT में यूज होता है लेकिन छोटे दूरी के लिए, शॉर्ट रेंज। ब्लूटूथ, ब्लूटूथ तो छोटे रेंज के लिए यूज होता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। वाईफाई भी छोटे रेंज के लिए होता है, मैक्सिमम 50 मीटर तक यूज होता है, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे जो स्टेशन है या फिर आप अपना वाईफाई राउटर लगवाए हो तो एक नॉर्मल रेंज होता है, जैसे 30 मीटर, 50 मीटर, इसी रेंज में अगर आपके डिवाइसेज हैं तो ही काम करेगा, उससे बाहर डिवाइसेज की कनेक्टिविटी लूज हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। अच्छा, जो 4G LTE है ये भी हमारा वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो IoT में यूज होता है शॉर्ट रेंज के लिए, तो सारे के सारे इसमें यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट, तो जो वाईफाई है शॉर्ट रेंज लो पावर है, शॉर्ट रेंज लो पावर, और जो वाईफाई है ये भी शॉर्ट रेंज है, हाई बैंडविड्थ। जो 4G LTE है ये तो लॉन्ग रेंज भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उस केस में भी हमारा मोर देन वन होगा, क्योंकि ब्लूटूथ और वाईफाई हमारा शॉर्ट रेंज है। 4G LTE ये तो पूरा का पूरा कंट्री को ही कवर करता है, तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, which of the following is an example of an IoT protocol used for device communication? डिवाइस के कम्युनिकेशन के लिए, देखो कम्युनिकेशन कैसे होता है, जो TCP/IP प्रोटोकॉल है उसके हेल्प से कम्युनिकेशन होता है। तो जो HTTP है मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है। जब हम HTTP के हेल्प से वेब ब्राउजर में ब्राउजिंग करते हैं मतलब हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, तभी तो ब्राउज कर पा रहे हैं। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जब फाइल को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो पहले कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं तब ट्रांसफर हो रहा है। MQTT मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, ये भी हमारा क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, सारे के सारे कम्युनिकेशन करवाते हैं। MQTT क्या है, MQTT लाइट वेट पब्लिश सब्सक्राइब प्रोटोकॉल है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा MQTT किस टाइप का प्रोटोकॉल है, पब्लिश सब्सक्राइब, ठीक है। HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पे काम करता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जो कम्युनिकेशन ही हुआ। IoT जो क्या करता है, मल्टीपल प्रोटोकॉल्स का यूज करता है अलग अलग जगह पे, जैसे कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं MQTT, HTTP, COAP कंस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल और AMQP एडवांस मैसेज क्यू प्रोटोकॉल। एक एक फुल फॉर्म याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, राइट। नेक्स्ट, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग्स आर द लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ IoT? IoT जो काफी बड़े पैमाने पे फैल रहा है उसको सीमित करने वाले कारक कौन है, मतलब किसको कम करने से IoT की जो चीजें हैं, IoT की जो ताकत है वो कम हो जाएगी, किससे, लो पावर, लो प्रोसेसिंग पावर, लो मेमोरी, इनमें से कोई भी हम करेंगे तो IoT सीमित हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लो पावर देंगे तो IoT काम कम करेगा, प्रोसेसिंग पावर कम रहेगा IoT कम कम करेगा, स्पेस ही नहीं रहेगा IoT कम करेगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग फैक्टर पूरा। IoT devices are resource constrained, battery operated system, limited CPU performance, limited RAM and storage, designed for low cost and low energy, lightweight protocols इसमें प्रीफर होते हैं। नेक्स्ट, which one of the following statements best describes about eSIM? जैसे आप फिजिकल जो सिम कार्ड होता है उसके बारे में तो जानते ही होंगे, तो eSIM क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिम। इलेक्ट्रॉनिक सिम क्या मतलब है, ऐसा सिम जो फिजिकली आपके पास नहीं हो लेकिन फिर भी आप पूरा का पूरा काम उससे कर लें। जो भी सिम का काम है, दूसरे से कनेक्ट होना, दूसरे को कॉल लगाना, सिम में कुछ नंबर सेव करना, वो सारी की सारी चीजें आप क्लाउड पे कर सकते हैं ई सिम के हेल्प से, जो फिजिकली आपके पास नहीं रहेगा लेकिन फिर भी आपका काम हो जाएगा। Gaining access to network services with eSIM involves inserting an electronic chip into the phone SIM card slot. जब इलेक्ट्रॉनिक चिप हम डाल ही रहे हैं तो क्या वो ई सिम हो जाएगा, नहीं, वो तो फिजिकल सिम हो जाएगा, गलत। ई सिम परमिट्स यूजेज अक्रॉस डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स विदाउट नेसेसिटिंग द स्विच ऑफ फिजिकल कार्ड। इस सिम में क्या हम बिना फिजिकल कार्ड के चीजों को करते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिना फिजिकल कार्ड के कर लेते हैं। eSIM टेक्नोलॉजी इनकम्पेटेबल विद IoT डिवाइसेस, नहीं, ये पूरा का पूरा कंपेटेबल है, इनकम्पेटेबल नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। इन IoT डेटा कलेक्टेड बाय सेंसर्स इज सेंट टू। IoT में जब डेटा हम कलेक्ट कर लिए हैं सेंसर के द्वारा
तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सेंसर का काम क्या है। सेंसर का काम है डेटा को कलेक्ट करना। जब डेटा कलेक्ट हो गया है तो डेटा कहाँ जाएगा, डेटा सेंटर में जाएगा, क्लाउड में जाएगा। कहाँ जाएगा, डेटा सेंटर में। प्रिंटर के पास डेटा नहीं जाएगा, टेलीविजन का इसमें कुछ काम नहीं है। द परसेप्शन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो परसेप्शन लेयर है, मैंने आपको बताया था परसेप्शन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और एक लेयर और मैंने आपको बताया था, तीनों का फंक्शन भी बताया था। तो जो परसेप्शन लेयर है वो क्या करता है, जो परसेप्शन लेयर है वो डेटा को सेंस करता है। डेटा को सेंस, डेटा स्टोरेज कौन करता है, क्लाउड एनालिसिस। डेटा परसेप्शन लेयर का काम नहीं है, डेटा को सेंस करना परसेप्शन लेयर का काम है। इन RFID, R स्टैंड्स फॉर, जो RFID है इसमें R का मतलब क्या है, क्या रिमोट है, क्या रियल है, क्या रेडियो है। तो RFID में जो R है उसका मतलब होता है रेडियो। क्या मतलब होता है, रेडियो। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो, जो रेडियो वेव होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करना। जो रेडियो वेव्स को यूज करता है किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके कंपोनेंट्स होते हैं टैग, रीडर और एंटीना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि RFID के कंपोनेंट्स कौन नहीं है, एंटीना है कि नहीं, रीडर है कि नहीं, टैग है कि नहीं, ये तीनों के तीनों इसके कंपोनेंट्स हैं। जो इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एक्सेस किसी चीज का कंट्रोल देने में होता है। डायरेक्ट इतना याद रखना है कि जो RFID है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, जो रेडियो वेव्स का यूज करता है, जिसके कंपोनेंट होते हैं टैग्स, रीडर और एंटीना, जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज होता है। और गाइस यार, अगर आप कंप्यूटर साइंस का बैच अभी भी पढ़ना शुरू नहीं किए हैं तो आप अच्छे से पढ़ें, इस कोर्स को लेके पूरा जान लगा दें, कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी। अभी जो न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसमें कुछ नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, उसको भी इसी कोर्स में करा दिया जाएगा। अगर आपने पहले से कोर्स लिया है या फिर कभी भी लेंगे तो आपको न्यू सिलेबस के साथ अपडेटेड चीजें मिल जाएंगी। 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट, 15 फुल मॉक टेस्ट के साथ एक कोर्स, इंडिया का सबसे भयंकर कोर्स मैं मानूंगा इसको। आप 5 कोर्सेज को एक साथ पढ़ेंगे, उससे ज्यादा कंटेंट और क्लैरिटी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। बस 2-3 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। या फिर आप जीके जीएस पढ़ना चाहते हैं तो इसको ले सकते हैं, सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए इसको ले सकते हैं, इसमें जीके जीएस भी शामिल है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो तुरंत मुझे मैसेज करना है। नेक्स्ट, जिग्बी इज अ टास्क ग्रुप इन, जो जिग्बी होता है, जो शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशंस के लिए यूज होता है, वह किसका ग्रुप है, क्या वो लैन के अंदर आता है, पैन के अंदर, मैन के अंदर। जिग्बी क्या है, शॉर्ट रेंज, और सबसे शॉर्ट रेंज इसमें क्या है, पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो क्या हो जाएगा आंसर, पैन। जिग्बी का जो IEEE स्टैंडर्ड है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछेगा IEEE का, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.15.4। जो पैन में यूज होता है पर्सनल नेटवर्क में, जो लो पावर यूज करता है शॉर्ट रेंज, और होम ऑटोमेशन और IoT डिवाइसेज में जिग्बी का यूज होता है। एक एक चीज जो लिखा गया है उसको 2-3 बार पढ़ना है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग IoT hardware and devices enhanced with smart sensors and embedded systems using components like sensors, circuits and microcontrollers is called। बोल रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जब हम IoT के हार्डवेयर और उसके कंपोनेंट्स को बनाते हैं, जिसमें तगड़ा तगड़ा सेंसर्स लगाते हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स लगाते हैं, एक्चुएटर्स लगाते हैं, सर्किट्स लगाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो पहले हम बना के उसको देखते हैं, और जब पहले उसको हम बना के देख रहे हैं तो उसको बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग। एक प्रोटोटाइप, एक नमूना हम तैयार करते हैं। कास्टिंग और प्रोटोकास्टिंग तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, और कास्टिंग इसको नहीं बोलते हैं। कास्टिंग मतलब किसी चीज को कास्ट करना, हार्डवेयर टाइप, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू IoT। बोला है IoT से कौन रिलेटेड नहीं है, यूबिक्विटस सेंसर नेटवर्क, वेब ऑफ थिंग्स, क्लाउड ऑफ थिंग्स, ये सारे के सारे IoT से रिलेटेड हैं। कौन नहीं है, IoT से रिलेटेड है नॉन ऑफ दिस, मतलब इसमें सारे के सारे IoT से रिलेटेड हमें दिख रहे हैं। IoT मतलब क्या होता है, इंटरकनेक्टेड जो डिवाइसेज होते हैं उनका नेटवर्क।
यूबिक्विटस सेंसर नेटवर्क मतलब यूएसएन जो सेंसर बेस्ड कनेक्टिविटी पे काम करता है। वेब ऑफ थिंग्स जो आईओटी प्लस वेब टेक्नोलॉजी। क्लाउड ऑफ थिंग्स जो आईओटी प्लस क्लाउड कंप्यूटिंग। इसको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन आईओटी फंक्शन ब्लॉक, निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी का फंक्शन ब्लॉक नहीं है, मतलब आईओटी किस में नहीं होता है, क्या डिवाइसेज में नहीं होता है, क्या सर्विसेज में नहीं होता है, एक्सक्लूसिव पेयर में नहीं होता है। डिवाइसेज में आईओटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सर्विसेज के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो एक्सक्लूसिव पेयर है इसमें आईओटी का कोई भी काम नहीं है। विच ऑफ दिस इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर आईओटी, आईओटी के लिए क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्योंकि जो आईओटी के जो डेटा होता है वो क्लाउड पर स्टोर होता है। हमें तो एक स्टोरेज चाहिए जहां हम डेटा को स्टोर कर पाए, हमें एक स्टोरेज चाहिए जहां हम डेटा को स्टोर कर पाए। तो क्या हम एंड्रॉयड पे डेटा को स्टोर करेंगे, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल, क्या आर्डिनो पे करेंगे, क्या आईबीएम वाटसन पे करेंगे, हम किस पर करेंगे, तो हम करते हैं आईबीएम का वाटसन पे। वाटसन क्या है, एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो आईबीएम के द्वारा बनाया गया है। तो आंसर क्या होता है सी। आईबीएम वाटसन आईओटी का प्लेटफॉर्म है जो क्लाउड बेस्ड एनालिटिक्स और डिवाइस मैनेजमेंट में काम करता है, सपोर्ट करता है एमक्यूटीटी और एचटीटीपी दोनों प्रोटोकॉल्स को। जो एआई और आईओटी को एक साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, एक साथ ऐड करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, उसको भी सपोर्ट करता है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। अदर कुछ क्लाउड प्लेटफॉर्म से जैसे एडब्ल्यूएस का आईओटी और एज्योर का आईओटी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एन एक्चुएटर इन आईओटी, देखो हमने सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स के बारे में नाम सुना है। सेंसर्स क्या होता है, जो डेटा को कलेक्ट करता है इन्वायरमेंट से। कोई भी इनपुट हम देते हैं, कोई भी हम काम करवाना चाहते हैं, तो पहले हमारे इनपुट को वह कलेक्ट करता है कि यूजर क्या करवाना चाहता है, फिर एक्शन परफॉर्म करता है। तो जो एक्चुएटर होता है, जैसे आप रोबोट्स देखे होंगे फिल्मों में, उसके आर्म्स को देखे होंगे, आर्म्स। तो जैसे देखो मैं मूवमेंट ऐसे कर रहा हूं, कोई भी फिजिकल मूवमेंट रोबोट में हो रहा है, मशीन में हो रहा है फिजिकल मूवमेंट, तो वह कौन कराता है, एक्चुएटर। एक्चुएटर एक ऐसा डिवाइस है जो एक्शन को करवाता है, जो फिजिकल एक्शंस को परफॉर्म करवाता है, राइट। तो क्या हो जाएगा, डेटा को स्टोर करेगा, ये तो क्लाउड का काम है। ट्रांसफर डेटा करेगा, नहीं, ये तो प्रोटोकॉल्स का काम है। परफॉर्म एक्शंस, एक्शंस को परफॉर्म करवाएगा कौन, एक्चुएटर। जैसे आप देखते होंगे गांव गांव में आजकल सोलर लाइट लग गया है, सोलर लाइट हर एक पोल पे। जैसे मान लो एक पोल है, एक पोल है, इसमें मैं एक क्या बनाता हूँ, एक सोलर बना देता हूँ। जैसे सोलर है और इससे रिलेटेड एक यहाँ एक लाइट है, जो प्रकाश यहाँ मान लो दे रहा है, ये लाइट है, ये सोलर है। तो रात में क्या होता है, जैसे जैसे अंधेरा हो जाता है, जैसे मान लो कि 7 बज गया, मान लो 7 PM हो गया, तो लाइट अपने आप जल जाता है। क्यों, क्योंकि इसने एक चीज सीख रखा है, इसके अंदर सेंसर लगा हुआ है कि जैसे अंधेरा हो जाएगा तुम्हें डिटेक्ट करना है, और अंधेरा जैसे होगा जो स्ट्रीट लाइट है उसको ग्लो कर देना है, वो ग्लो हो जाएगा। क्या लगा, सेंसर। तो सेंसर का क्या काम है, इन्वायरमेंट को सेंस करना, और एक्चुएटर क्या काम है, एक्शन को परफॉर्म करना। कोई भी फिजिकल काम हो रहा है वो एक्चुएटर करता है। एक्चुएटर एक आउटपुट डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल मोशन में कन्वर्ट करता है। सेंसर के साथ काम करता है, जैसे मोटर, एलईडी, रिले, जो ऑटोमेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट, विच माइक्रो कंट्रोलर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन आईओटी, जो आईओटी है उसमें सबसे अधिक यूज होने वाला माइक्रो कंट्रोलर कौन है। माइक्रो कंट्रोलर मतलब एक ऐसा चिप जो चीजों को कंट्रोल करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है। क्या रास्पबेरी पाई है, क्या 8051 है, या फिर 8MEGA328 है। ये है 8MEGA328 जो जिसको आर्डिनो भी बोलते हैं, जो लो पावर को कंज्यूम करता है। इसको एम्बेडेड सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया है। आईओटी प्रोटोटाइपिंग में हेल्प करता है, सेंसर्स और एक्चुएटर्स को भी सपोर्ट करता है। बिगिनर और एकेडमिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इनमें इसका हेल्प होता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन कंसर्न विद रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल, जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मतलब एक तरह से अगर रिक्वेस्ट जा रहा है, अगर आप मेरे से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर इस टॉपिक को पढ़ा दो या फिर इस चीज को बता दो, आपने रिक्वेस्ट किया, तब मैं अगर कुछ एक्शन ले रहा हूं, मैं आपसे कुछ बता रहा हूं, बोल रहा हूं,
उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आईओटी का संचार मॉडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्या प्रत्येक जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है पेयर इज ए डिपेंडेंट ऑफ अदर्स, वह दूसरे पर निर्भर होता है? क्या जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक स्टेटलेस कम्युनिकेशन मॉडल है? क्या एक स्टेटलेस कम्युनिकेशन मॉडल है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स? या फिर जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स यूजेज क्यू? तो देखो, जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की बात आए तो इसमें क्लाइंट सर्वर जो आर्किटेक्चर है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर केम इनटू पिक्चर। ये पिक्चर में आ जाता है। क्लाइंट क्या करता है, जैसे अगर आप क्लाइंट की बात समझने की यहाँ कोशिश करोगे, क्लाइंट और एक होता है सर्वर। क्या करता है, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन क्लाइंट को चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगा। ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए। तो सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा कि ले भाई ये डेटा तेरा, तो इसको व्यू कर। किस पे काम करता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पे। क्या हो जाएगा, सी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ आईओटी? आईओटी का कंपोनेंट कौन नहीं है? आईओटी में थिंग्स और डिवाइस चाहिए, गेटवे भी चाहिए, क्लाउड एंड एनालिटिक्स भी चाहिए, और हमारे पास यूजर का इंटरफेस भी चाहिए। मतलब नॉन ऑफ दिस। कौन सा है, सारे हैं, कौन नहीं है, नॉन ऑफ दिस। ए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटेड इन आईओटी दैट मस्ट। अगर आईओटी में कोई भी डेटा आ रहा है तो उसको एनालाइज करने की जरूरत है, उसको विजुअलाइज करने की जरूरत है, उसको स्टोर करने की जरूरत है फ्यूचर यूज के लिए। मतलब सारे के सारे एक काम के हैं। नेक्स्ट, आईओटी क्या करता है, बिग डेटा को जनरेट करता है, कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, एनालाइज करेगा, विजुअलाइज करेगा। ये इसका लाइफ साइकिल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डबल आईओटी? जो आईओटी होता है, आईओटी इसका फुल फॉर्म हमें पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ भी है। जो आई है उसका क्या मतलब, आई का मतलब है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको करना है याद, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये क्या करता है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो है ही, जो मैन्युफैक्चरिंग में और इंडस्ट्री में काम आता है, इसीलिए इसका नाम है इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री में काम होता है। ठीक है, जो ऑटोमेशन पे और मॉनिटरिंग पे काम करता है, जिससे इफिशियंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो सेंसर्स को यूज करता है, पीएलसीज को और स्काडा सिस्टम को, जो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस को सपोर्ट करता है। स्काडा क्या है, सर? स्काडा एक ऐसा सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हेल्प करता है ऑटोमेशन करने में। क्योंकि जो इंडस्ट्री है, आप देखते होंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या फिर कोई भी इंडस्ट्री है, उसमें सारा काम लेबर नहीं कर सकता है। जैसे मान लो हमें चीनी की बोरी पैकेट, जो चीनी की बोरी होती है, पैकेट्स होती है, उसको पैक करना है, तो क्या हम इंसान को पकड़ा देंगे कि भाई तुम पैक करो इसको? बहुत टाइम लग जाएगा। हमने मशीन में ऑटोमेशन दिया हुआ है कि इतना किलो चीनी एक बोरी में पैक करना है, और पैक करके फिर ले आकर तुमको बाहर गिराना है, फिर वहां से लेबर उठाएगा और ले आकर उसको गोदाम में रखेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवोल्यूशनरी आईओटी बेस्ड सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनोमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द ICAR? जो ये संस्था है, इसके द्वारा लॉन्च की गई थी क्रांतिकारी आईओटी आधारित मृदा परीक्षण और एग्रोनॉमी सलाह प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भूविजन, थालविजन, एग्रोटॉक। इसका नाम है भू मतलब जमीन, भू मतलब जमीन विजन। जो ICAR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका नाम था भू विजन। आईओटी बेस्ड सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग है। सॉइल जो होता है, जो मिट्टी होती है, उसकी हेल्थ को मॉनिटर करता है कि मिट्टी किस कदर अच्छी है, खराब है, इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है कि नहीं, पोटेशियम है कि नहीं, अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं जो मिट्टी को एक रिच बनाते हैं किसी भी फसल को उगाने के लिए, वो सारी चीजें इसमें है कि नहीं, कौन करता है? भू विजन के बारे में इसको सिंपली पढ़ना है। विच टेलीकॉम टेक्नोलॉजी is being used for mobile train radio communications MTRC on Indian Railway? कौन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है जो इसके लिए यूज होता है? कौन होता है? GSM-R,
5G तो जो हमारा नेटवर्क है उसके लिए रिलेटेड नहीं होता है। कौन होता है? GSM-R, जो इंडियन रेलवे के द्वारा यूज होता है। GSM का फुल फॉर्म, GSM-R मतलब रेलवे स्पेसिफिक GSM स्टैंडर्ड, इंश्योर सिक्योर ट्रेन ड्राइवर कम्युनिकेशंस। ड्राइवर टू ड्राइवर जो कम्युनिकेशंस होता है उसको सिक्योर बनाता है। जो कौन से सिग्नल्स कब आने वाली है, उसका क्या मतलब है, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, उसको देखने में हेल्प करता है। ये देखो बहुत भयंकर क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो हार्डवेयर डिवाइस, सेंसर, कनेक्टिविटी और आवश्यक सॉफ्टवेयर के आपस में जुड़े नेटवर्क द्वारा स्मार्ट वातावरण बना सकता है। एवरी IoT डिवाइस और आइटम मस्ट बी कनेक्टेड यूजिंग UTP केबल्स। क्या जितने भी IoT की डिवाइस हैं और आइटम्स हैं उनको मस्ट मतलब एकदम जरूरी है, आवश्यक है कि UTP केबल के थ्रू ही कनेक्ट हो? ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी केबल से कनेक्ट हो सकता है। IoT environment cannot be monitored and controlled remotely। रिमोटली तो कंट्रोल करना इसका काम ही है। IoT को तो हम इसीलिए बनाए हैं ताकि वो रिमोटली मैनेज हो पाए, राइट। तो यहां लिखा है कैनॉट, तो गलत हो जाएगा। द इंटरनेट कनेक्टिविटी इज नॉट एसेंशियल फॉर एन IoT सेटअप टू फंक्शन। यस, अगर आप IoT को सेटअप कर रहे हैं तो उसमें इंटरनेट नहीं भी रहेगा फिर भी सेटअप हो जाएगा। इंटरनेट एकदम जरूरी नहीं है, IoT में इंटरनेट चाहिए लेकिन एकदम मस्ट नहीं है कि इंटरनेट चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो आप जैसे सोलर लाइट का एग्जाम्पल लो। सोलर लाइट का जो सोलर लाइट है, सोलर लाइट उसमें इंटरनेट कहीं भी है, उसमें सेंसर लगा हुआ है, सेंस करके वातावरण के हिसाब से लाइट जल जाता है जब शाम होता है तब। उसमें इंटरनेट तो नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी IoT का एप्लीकेशन है, काम चल रहा है। कुछ ऐसे डिवाइसेज हैं जिसमें इंटरनेट चाहिए, इसमें क्या चाहिए? इंटरनेट चाहिए। जैसे स्मार्ट टीवी हो गया, LED हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गए, इनमें इंटरनेट चाहिए। हालांकि बिना इंटरनेट के भी काम करेंगे लेकिन सारा काम नहीं कर सकते हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड है, इसलिए हमें इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं भी पड़ सकती है। नॉट एसेंशियल, एसेंशियल नहीं है लेकिन रहेगा तो भी हो सकता है, नहीं रहेगा तो भी हो सकता है। जो इंटरनेट के बिना भी हो सकता है, इंटरनेट के रहने से भी हो सकता है, राइट। तो सेटअप करने के लिए इंटरनेट नहीं चाहिए। नेक्स्ट, does not require access to public infrastructure such as cell phone towers or the internet in order to send messages between two phones. Instead they utilize Bluetooth or direct Wi-Fi connection। बोला कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें कोई भी इंटरनेट एक्सेस नहीं चाहिए, सेल फोन नहीं चाहिए, सेल फोन का टावर नहीं चाहिए, किसी भी दो फोन्स के बीच मैसेज सेंड करने पे उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं ऑफलाइन मैसेजिंग। जब कुछ नहीं चाहिए तो ऑफलाइन तुम हो, ऑफलाइन मैसेजिंग इसको बोलेंगे। और गाइस यार पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जल पान कर लेता हूँ, गला सूख गया है मेरा। व्हाट इज फॉग कंप्यूटिंग इन IoT? IoT में फॉग कंप्यूटिंग क्या होता है? फॉग कंप्यूटिंग IoT में क्या होता है? डेटा स्टोर इन द क्लाउड। क्या जो डेटा है उसको हम क्लाउड में स्टोर किए हैं तो उसको फॉग कंप्यूटिंग बोलेंगे? नहीं, तो डेटा हमारा स्टोर हुआ है। लोकल डेटा प्रोसेसिंग नियर डिवाइसेस, लोकल डेटा प्रोसेसिंग नियर डिवाइसेस, यस। जब डिवाइसेज के आसपास डेटा प्रोसेस हो रहा है, काफी सारा डेटा, तो एक ये फॉग की तरह क्रिएट कर देगा, इसको बोलते हैं फॉग कंप्यूटिंग। कूलिंग सिस्टम फॉर डिवाइसेज, ये फॉग नहीं है, ये तो उसको बर्निंग से बचाएगा। फॉग कंप्यूटिंग मतलब एक्सटेंशंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। डेटा प्रोसेसिंग नियर IoT डिवाइसेस, नियर IoT डिवाइसेस यही है। जो लिटेंसी को रिड्यूस करता है, रियल टाइम रिस्पॉन्स को बढ़ाता है, बैंडविड्थ की यूजेस को घटाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। इसको एज कंप्यूटिंग भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, फॉग कंप्यूटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग मतलब एज, जो किनारा, जो पास में डिवाइस का डेटा काम करता है उसको बोलते हैं एज कंप्यूटिंग। इन IoT सेंसर्स, सेंसर का क्या काम है? मैंने आपको बताया था, डेटा को सेंस करना, प्रिंट डेटा करना, क्लीन डिवाइसेस, डिवाइसेस को क्लीन करना, क्या डिवाइसेस को क्लीन करेगा, डिटेक्ट एंड मेजर फिजिकल कंडीशन, डिटेक्ट करना, चीजों को कलेक्ट करना। विच
ऑफ दिस इज अ थ्रेट इन आईओटी सिक्योरिटी। जो आईओटी की सुरक्षा है इनमें से कौन सा खतरा है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा तो क्या खतरा हो जाएगा? अगर कोई तगड़ा पासवर्ड रख रहा है तो क्या उसमें खतरा होने का चांस है? नहीं, नहीं है। अगर जो सर्वर है वो सिक्योर है, काफी सिक्योर है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, डिजिटल सिग्नेचर से प्रोटेक्टेड है, डबल ऑथेंटिकेशन उसमें लगा है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए लगा है, तो क्या वह खतरा है उसके लिए? नहीं। ऑन इनक्रिप्टेड डेटा मतलब ऐसा डेटा जो इनक्रिप्टेड नहीं है, जो प्लेन टेक्स्ट में है, अगर वैसा रहेगा तो क्या आईओटी के सिक्योरिटी के लिए खतरा है? बिल्कुल खतरा है। अगर ऑन इनक्रिप्टेड रहेगा मतलब डेटा प्लेन टेक्स्ट में है, हैकर आसानी से इसको हैक कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। विच लेयर इज यूज्ड फॉर इथरनेट एंड वायरलेस कनेक्शंस इन आईओटी डिवाइसेस? कौन लेयर है जो इथरनेट और वायरलेस कनेक्शन करता है आईओटी डिवाइस में? क्या एप्लीकेशन लेयर करता है, क्या नेटवर्क लेयर करता है, क्या डेटा लिंक लेयर करता है? जो एप्लीकेशन लेयर है ये तो एंड यूजर से इंटरेक्शन का काम करता है। इथरनेट जो आता है वो आता है डेटा लिंक लेयर में। हमने टीसीपी आईपी और ओएसआई मॉडल में बहुत भयंकर तरीका से पढ़ लिया है कि कौन कौन से प्रोटोकॉल्स, कौन से टेक्नोलॉजी, कौन से कनेक्शंस किस लेयर में काम करते हैं। वो करता है डेटा लिंक लेयर में। नेटवर्क में क्या करता है? जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है जिसमें कम्युनिकेशंस होते हैं। डेटा लिंक लेयर जो लेयर 2 है ओएसआई मॉडल का, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का, उस पर काम करता है। जो मैक एड्रेस पे भी काम करता है, इथरनेट और वाईफाई के फ्रेम्स को काम करता है, एरर को डिटेक्ट करता है। जो नेटवर्क लेयर्स के बिलो काम करता है और नोड टू नोड डिलीवरी करता है। कौन? डेटा लिंक लेयर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द आईओटी कंपोनेंट? जो आईओटी के कंपोनेंट्स हैं उनमें कौन सा कथन गलत है? जो आईओटी के कंपोनेंट्स कौन सा गलत है? ए लाइट सेंसर फोटो रेसिस्टर इज एन एनालॉग सिग्नल, एनालॉग सेंसर। ए माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सिग्नल। ए पुश बटन, पुश बटन देखो ध्यान समझो, पुश बटन कोई बटन है उसको आप पुश कर रहे हो, पुश पुश कर रहे हो तो या तो बटन काम करेगा या फिर नहीं करेगा, या तो बटन काम नहीं करेगा फिर काम करेगा। जैसे मान लो स्विच है, जो पुश करके हम स्विच ऑन करते हैं तो एक बार पुश किए तो अगर ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ है तो ऑन हो जाएगा। मतलब 0 और 1 पे काम कर रहा है। और 0 1 मतलब क्या है? ये बाइनरी सिग्नल, और बाइनरी मतलब डिजिटल सिग्नल। ये तो हमारा सही है। यहाँ फॉल्स पूछ रहा है, ये तो हमारा सही हो गया। ये तो हमारा क्या हो गया? सही। फॉल्स नहीं, ये हमारा क्या हो गया? सही। ये फॉल्स नहीं है। जो लाइट सेंसर होता है फोटो रेसिस्टेंस एक एनालॉग सिग्नल होता है क्योंकि इसमें 0 1 का बात नहीं है। जो माइक्रोफोन एक डिजिटल सिग्नल होता है, सेंसर नहीं, यह एक एनालॉग सिग्नल है। जो माइक्रोफोन है वो क्या है? एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सेंसर मतलब कंटिन्यूअस सिग्नल आउटपुट। डिजिटल सेंसर जो 0 1 को प्रोड्यूस करता है। फोटो रेसिस्टेंस जो एनालॉग डिवाइस करता है। माइक्रोफोन यूजुअली एनालॉग होता है। माइक्रोफोन क्या होता है? एनालॉग। उस बटन डिजिटल होता है, क्यों? क्योंकि 0 और 1 पे काम करता है। जो एडीसी होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द मैनेट आईओटी नेटवर्क? बोला कि जो मैनेट आईओटी नेटवर्क है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? जो मैनेट आईओटी नेटवर्क है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है? देखो, अब जो मैनेट होता है उसका मतलब होता है मोबाइल एडहॉक नेटवर्क। एडहॉक मतलब जो उसकी सहायता करने वाला हो। तो क्या वो सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क होता है? इट हैज अ लो डेटा रेट होता है। इट डज नॉट हैव एनी एन्क्रिप्शन। पावर इज रीडली अवेलेबल टू फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। जब मोबाइल है, मोबाइल तो क्या सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग नेटवर्क होगा? बिल्कुल ये सही बात है। मोबाइल है मतलब कहीं भी जा सकता है, मूवेबल है, तो इसका डेटा रेट स्लो होगा और इसमें ज़्यादा इंक्रिप्शन नहीं होगा। तो गलत कौन है? कि इसमें पावर रीडली अवेलेबल है कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी के लिए। इसमें कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी का बात नहीं है। जो चीज़ें मोबाइल है मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं वो ज़्यादा सिक्योर नहीं हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्काडा सिस्टम? कौन स्काडा सिस्टम नहीं है? तो पहले हम जानते हैं स्काडा सिस्टम क्या है। स्काडा का पहले फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछा जाएगा, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, ये है स्काडा का फुल फॉर्म। स्काडा का फुल फॉर्म क्या है?
सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन एक ऐसा सिस्टम है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जो इंडस्ट्रियल में काम होते हैं, जो इंडस्ट्री में चीजें काम करती हैं, उन पे रियल टाइम में कैसे मॉनिटर करें, कैसे उनके ऊपर कंट्रोल जमाएं, ये काम करता है स्काडा। तो कौन सा इसका टाइप नहीं है, जो स्काडा इसका टाइप कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है? डिस्ट्रीब्यूटेड स्काडा होता है, नेटवर्क स्काडा होता है, आईओटी स्काडा होता है, मतलब सारे के सारे होते हैं, नॉन ऑफ दिस टाइप नहीं है। मोनोलिथिक होता है, मोनोलिथिक इसमें नहीं दिया है। डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें दिया है। नेटवर्क होता है, नेटवर्क दिया है। आईओटी स्काडा होता है, आईओटी इसमें दिया है। एक और होता है मोनोलिथिक, जो सिंगल पे काम करता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ आरएफआईडी सिस्टम इंक्लूड्स, आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें टैग्स होता है, हमने देखा है टैग्स के बारे में, हमने टैग्स के बारे में पढ़ा है, हमने एंटीना के बारे में पढ़ा है, हमने टैग्स के बारे में पढ़ा है, हमने एंटीना के बारे में पढ़ा है। रीडर भी होता है, ठीक है, लेवल प्रिंटर नहीं होता है, लेवल प्रिंटर नहीं होता है। सेंसर्स, एंटीना होता है, सर्वे भी होता है, लेकिन इसमें टैग्स और एंटीना नहीं दिया है। आरएफपी लेवल प्रिंटर नहीं होता है, क्या होता है? आरएफआईडी टैग्स, हमने आपको बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 टूल, जो वेब 2.0 टूल है उसकी जो स्पेसिफिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन है? स्टैटिक वेब पेज, जब वेब 2.0 है मतलब सारा चीज डायनेमिक होना चाहिए, एडवांस होना चाहिए। जो स्टैटिक वेब पेज है वो तो बहुत पुराना है, ट्रेडिशनल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसमें भी हमारी एडवांस चीजें आ रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब 2.0 टूल्स, कौन डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है? इंटरेक्टिव सोशल मीडिया, यस। जो इंटरेक्टिव सोशल मीडिया इसमें क्या है कि काफी सारी चीजें रियल टाइम में होती है। जैसे आप इंस्टा उठाओगे, फेसबुक उठाओगे, व्हाट्सएप उठाओगे, इसमें सारी चीजें रियल टाइम होती है। और रियल टाइम होती है मतलब वेब का एक एडवांस वर्जन है। तो इस केस में आंसर हमारा क्या होता है? इंटरेक्टिव सोशल मीडिया। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है लेकिन इसमें सारी चीजें इंटरनेट से काम नहीं करती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना इंटरनेट के भी काम हो जाता है। क्या हो जाएगा? सी। इंटरेक्टिव वेब, यूजर जनरेटेड कंटेंट, सोशल मार्केटिंग, मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ब्लॉग्स एंड विकिपीडियाज, डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। विच सेंसर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर कौन मापता है? टेम्परेचर को कौन मापेगा? टेम्परेचर को माप देता है हमारा LM35। इसको याद करने की जरूरत है। LM35 एनालॉग टेम्परेचर स्केलर है। LDR क्या करता है? LDR जो लाइट सेंसर को डिटेक्ट करता है। PIR क्या करता है? जो मोशन को डिटेक्ट करता है। गेटवे क्या करता है सर? गेटवे जो पूरा का पूरा गेट है, जो लोकल डिवाइसेस को क्लाउड से कनेक्ट करता है, डिलीट डेटा नहीं करता है, ब्लॉक यूजर्स को नहीं करता है। गेटवे क्या करता है? जो पूरा का पूरा गेट ही है, वही बताएगा कि डिवाइस को कैसे कनेक्ट होना है। गेटवे एक ब्रिज की तरह काम करता है, एक पुल की तरह, जो सेंसर्स को क्लाउड से कनेक्ट करता है, प्रोटोकॉल्स को ट्रांसलेट करता है, डेटा को फिल्टर करता है, प्री प्रोसेसिंग करता है, सिक्योरिटी को बढ़ाता है, बैंडविड्थ को रिड्यूस करता है। एज कंप्यूटिंग में कौन काम आता है? एज कंप्यूटिंग बोलो या फिर फॉग कंप्यूटिंग बोलो, क्योंकि दोनों हमारा नेम सेम है। एज कंप्यूटिंग बोलो तो यही बात, और फॉग कंप्यूटिंग बोलो तो वही बात। एज कंप्यूटिंग कौन आता है? डेस्कटॉप आता है? नहीं। राउटर आता है? नहीं। डिवाइस कौन सा है? रास्पबेरी पाई। इसके बारे में आपको सिंपली पढ़ना है। विच कंपनी प्रोवाइड्स एज्योर, एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। गूगल क्या होता है? GCP गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेजॉन AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा है? एज्योर है। विच IoT प्रोटोकॉल वर्क्स ऑन टॉप UDP एंड इज यूज्ड फॉर कंस्ट्रेन्ड डिवाइसेस। कंस्ट्रेंट मतलब जहां लिमिटेड, लिमिटेड काम हो, लिमिटेड, सीमित, लिमिटेड, जहां सीमित संसाधन काम हो। कंस्ट्रेंट मतलब कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, डायरेक्ट। HTTP वेब ब्राउजर के लिए और कम्युनिकेशंस के लिए। MQTT एक क्या होता है? एक लाइट वेट प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशंस के लिए, लेकिन लिमिटेड कौन है? लिमिटेड है कंस्ट्रेंट। इसको आप सिंपली पढ़ सकते हो, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। What does LPWAN stand for in IoT? LP लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क, लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क, लॉन्ग पावर वाइड एरिया नेटवर्क,
या फिर लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। लॉन्ग पावर कुछ सेंस बन रहा है, लो पावर वायरलेस एरिया नेटवर्क, वैन का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क, वायरलेस नहीं होगा, लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशंस लो एनर्जी करता है, आईओटी में यूज होता है। लोरा वेन लॉन्ग रेंज वाइड एरिया नेटवर्क एनबी आईओटी में, और स्मार्ट सिटीज और एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। ये रहा हमारा पार्ट 1, ये रहा हमारा पार्ट 1। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इस कोर्स को लेके पूरा जान लगा देना है, क्योंकि जो भी अपडेटेड सिलेबस आ रहा है सारी चीज में कराई जा रही है, कुछ भी छोड़ा नहीं जा रहा है। और इतना इसमें क्वेश्चंस कराया जा रहा है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और एक एक क्वेश्चंस को दिमाग में बैठाएंगे, तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प देखने को मिलेगा। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। और कोई भी डाउट आएगा तो तुरंत इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपकी तत्काल इफेक्ट में सेवा की जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब